नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन इसली चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है समाजवादी दल। इसके पहले की वीडियो में हमने समाजवाद के बारे में जाना, उसके कारणों को पहचाना, हमने मार्क्सवाद को भी पढ़ा है और उसके बाद हमने देखा था कि समाजवाद जो है वह बहुत से दलों में विभक्त हो गया, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इसके बाद हम 1905 और फिर 1917 की दूसरी क्रांति पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं समाजवादी दल पर। जर्मनी में डांस एल्बर्ट के नेतृत्व में समाजवादी लोकतंत्रीय दल एक प्रभावशाली राजनीतिक दल बन गया और उसने श्रमिक कल्याण के कार्य भी किए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के समान अन्य देशों में भी समाजवादी दल जो कि बहुगठित हो गए। इन दलों का समाजवाद की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का अगर देखा जाए तो लक्ष्य तो एक ही था, पर इनके साधन, इनके तरीके और इनके जो ढंग थे उनमें आपस में विभिन्नता की। इस मतभेद और विभिन्नता के कारण समाजवादी दल और उनकी जो विचारधाराएं प्रतिपादित थी वह अलग अलग हो गई और इसके बाद कुछ समाजवादी दल सामने निकल करके आए। तो आज हम चर्चा करेंगे उन समाजवादी दलों पर। सबसे पहला समाजवादी दल जो है वो समष्टिवादी के नाम से आता है। समष्टिवादी ने इस दल का सिद्धांत है कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक उपाय और तरीके अपनाना चाहते थे। निर्धनता और शोषण का अंत अराजकता, हिंसा और क्रांति के द्वारा नहीं हो सकता, अपितु राज्य के द्वारा होना चाहिए, ऐसा इस दल का सोचना था। विधानसभा द्वारा भूस्वामित्व, पूंजीवाद, शोषण, बेरोजगारी और शिक्षा तथा सर्वहारा वर्ग के हित के लिए कानून बनाए जाए और इस प्रकार नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाए। अगला जो समाजवादी दल हमारे सामने आता है उसे हम व्यवस्थावादी या श्रम संघवादी के नाम से जानते हैं। ये श्रम संघों को समाज का आधार मानते हैं। ये उत्पादन के साधनों पर श्रम संघों का आधिपत्य चाहते हैं, उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीयकरण चाहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हिंसात्मक कार्यवाही में भी विश्वास करते हैं। इसके बाद एक और जो दल सामने आता है उसमें आएगा अवसरवाद का। फेबियस कंपेटर रोम का सेनापति था और उसकी जो युद्ध नीति थी कि विलंब करके या शत्रु को परेशान करके लेकिन समयानुकूल उचित अवसर पाकर शत्रु पर सहसा आक्रमण कर उसे परास्त कर देना चाहिए। इसे फेबियनिज्म या अवसरवाद कहते। ब्रिटेन में समाजवाद के सिद्धांतों और विचारधाराओं का प्रतिपादन करने के लिए सन 1883 में अवसरवादी संस्था जो है वह स्थापित हुई थी। इस संस्था के सदस्य मध्यम वर्ग की माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार करना चाहते थे। वे सरकार से आग्रह और अनुनय विनय करके समाजवादी कार्यों को करना चाहते थे। इनके समाजवादी कार्यों में वे भूमि का राष्ट्रीयकरण व प्रतिस्पर्धा की समाप्ति चाहते थे और समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार साधनों के माध्यम से जन साधारण में समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार करना चाहते थे। उनका मत था कि संपूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए धैर्य से अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ब्रिटेन का मजदूर दल ऐसी ही नीति का अनुसरण करता है। इसके बाद एक और समाजवादी दल था जिसको हम अराजकतावादी के नाम से जानते हैं। ये राज्य, चर्च और निजी व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे और किसी भी प्रकार की सर्वोच्च शक्ति और अधिकार को अनुचित और अनावश्यक मानते थे। वे राज्य और उसके सभी नियंत्रणों में स्वतंत्र होना चाहते थे। उनका मत था कि उत्पादन के साधनों पर सभी शक्तियों का अधिकार होना चाहिए
और उसमें होने वाले लाभ में सभी को समान अंश बराबरी से प्राप्त होना चाहिए। अराजकतावादी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक और क्रांतिकारी साधनों को अपनाने में भी नहीं हिचकते। इसके बाद जो अगला दल है वह श्रेणी समाजवादी के नाम से जाना जाता है। यह समष्टिवादियों या राज्य समाजवादियों का भी एक स्वरूप माना जाता है और इसके मत के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समाज का अधिकार होना चाहिए, इसलिए उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। कल कारखानों का प्रबंध श्रमिकों के निर्वाचन प्रतिनिधियों की समिति द्वारा होने चाहिए। जब श्रमिक कल कारखानों का प्रबंध करेंगे तो उनकी व्यवस्था में सक्रिय भाग लेंगे, तब वे श्रमिक नहीं अपितु स्वामी ही। इस व्यवस्था को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रीय श्रेणियां स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसा इस दल का सोचना था। इसके बाद एक दल तो हम साम्यवादी के नाम से भी जानते हैं। तो साम्यवादी में समाजवाद और समन्वयवाद एक नहीं है। यद्यपि सभी साम्यवादी समाजवादी माने गए हैं, परंतु सभी समाजवादी साम्यवादी नहीं है। साम्यवाद समाजवाद का ही एक विभिन्न स्वरूप है, जिसका आधार कार्ल मार्क्स और एंजल्स का सन 1848 का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में साम्यवादी दल और उसके कार्यक्रम का विवेचन किया गया है। साम्यवाद उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है जिनके अनुसरण से समाज में पूंजीवाद का नाश करके समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष का विश्लेषण करता है और यह वर्ग संघर्ष भौतिकता के कारण सुदूर अतीत से चला आ रहा है। आधुनिक युग में यह वर्ग संघर्ष पूंजीपतियों और श्रमिकों में, भूस्वामियों और कृषकों में चलता आ रहा है। अंत में इस संघर्ष में श्रमिकों और कृषकों की या सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। इसमें क्रांति और हिंसा भी हो सकती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साम्यवादी कड़े संघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। राज्य एक अस्थायी संस्था है। इसकी आवश्यकता साम्यवाद और क्रांति के विरोधियों के दमन के लिए है। सर्वहारा वर्ग की विजय के बाद उसका अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा और तब राज्य की आवश्यकता नहीं रहने पर उसका अंत कर दिया जाएगा। इस प्रकार साम्यवादी समाज की संरचना होगी। इसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार श्रम करेगा, काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन पाएगा। इस नवीन वातावरण में प्रतियोगिता, शोषण, द्वंद्व, संघर्ष का नाम नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति सुखी तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा, ऐसा इस दल का कहना। अगले दल की अगर हम बात करें तो वह बोल्शेविकवादी है। बोल्शेविकवादी रूस में समाजवादी लोकतंत्र दल नामक उग्रवादी दल क्रांति के पूर्व था। इसके सदस्य मार्क्स के सिद्धांतों के पोषक थे। वे रूस में निरंकुश जारसानी का नाश करके उसके स्थान पर समाजवादी जनतंत्र स्थापित करना चाहते थे। यह दल दो भागों में विभक्त हो गया। एक दल बोल्शेविक और दूसरा दल मेनशेविक कहलाता था। बोल्शेविक का अर्थ है बहुमत और मेनशेविक का अर्थ है अल्तुमा। इन दोनों दलों में संगठन, नीति, उद्देश्य और इसकी प्राप्ति के लिए साधनों पर बहुत मतभेद था। बोल्शेविक उग्रवादी थे और वे बुजुर्ग वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। वे सर्वहारा वर्ग की शक्ति और अधिनायक तंत्र को स्थापित करने के लिए भीषण हिंसक क्रांति करने के समर्थक थे। इससे विपरीत मेनशेविक उदारवादी थे। वे समाजवादी व्यवस्था स्थापित तो करना चाहते थे, पर इसके लिए वे जनतांत्रिक रूप से जनता की मनोभावना को शिक्षा और प्रचार द्वारा धीरे धीरे
परिवर्तित कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। बोल्शेविक क्रांति के पक्ष में थे तो मेंशेविक क्रमिक विकास के पक्ष में। बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इस दल ने रूस में सन 1917 की क्रांति का संचालन किया था। इस समय लेनिन का नारा था कि समस्त शक्तियां सोवियतों को। शीघ्र ही समस्त रूस सोवियतों में विभक्त हो गया और इन सोवियतों पर बोल्शेविक दल का अधिकार हो गया और इसके बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। बोल्शेविक दल साम्यवाद को राष्ट्रीय सीमा पार करके उसे अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहता था। बोल्शेविकों के अनुसार राष्ट्रीय निष्ठा वर्ग निष्ठा से नीची होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टालिनवाद पर। यदि रूस में लेनिन बोल्शेविक का जनक था तो उसका उत्तराधिकारी स्टालिनवाद का जन्मदाता था। इन दोनों साम्यवादी विचारधाराओं में अंतर यह है कि लेनिन साम्यवाद को राष्ट्रीय सीमाओं और बंधनों को तोड़कर दूसरे देशों में फैलाकर उसे अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहता था। इसके विपरीत स्टालिन का मत था कि प्रत्येक देश में स्वतंत्र रूप से साम्यवाद की स्थापना की जाए, बशर्ते कि संबंधित देश क्षेत्रफल और जनसंख्या में अधिक विशाल हो और उसके प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हो। स्टालिन अन्य देशों में अपने साम्यवादी सिद्धांतों और क्रांति का प्रचार करने की अपेक्षा वह रूस में योजनाबद्ध रूप से अधिक विकास करना चाहता था और साम्यवाद को दृढ़ करना चाहता था। वह रूस में राज्य की शक्ति को तब तक बनाए रखना चाहता था जब तक कि पड़ोसी देशों में पूंजीपतियों का नाश होकर समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती। वह बाहरी रूप में पूंजीवादी देशों के आक्रमणों से रूस की रक्षा करना चाहता था और आंतरिक रूप में शोषक वर्ग का अंतर्गत विशाल आर्थिक कार्यक्रमों से साम्यवाद को सुदृढ़ करना चाहता था। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।